हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। वंदना भारती जो कि एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी की रिसर्च हेड कमोडिटी है, उनके साथ जो पॉडकास्ट हमने किया पार्ट 1 उसका मैं आपको दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। खास बात यह है कि इस पॉडकास्ट में आप सोने से जुड़ी हुई तो तमाम जानकारी जानने ही वाले हैं। आखिर के कुछ मिनटों में हमने सिल्वर के ऊपर भी चर्चा की है। सिल्वर का फ्यूचर क्या है, सिल्वर में आपको कितना निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो में ये कितना % होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। और बताइएगा आपको कैसा लगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हमारी टीम की ये एक्स्ट्रा मेहनत होती है क्योंकि पॉडकास्ट जो लंबे होते हैं हमारे, उनको छोटे पार्ट्स में यहाँ आप लोगों के सामने हम लेकर के आते हैं। तो फटाफट से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अब एंजॉय कीजिए वंदना भारती मैम के साथ हुए इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। जो नया एनसीएक्स की तरफ से कल ही जिसका ऐलान किया गया है, हम आज 5 मई को बाय द वे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और कल 4 मई को ही अनाउंस किया गया है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है, एनएससी के ऊपर एनएससी के ऊपर ये कल एनएससी ने लॉन्च किया है। तो क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। बड़ा फैसिनेटिंग टाइप का लग रहा था मुझे। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से हमारे पास लगभग घर में 25,000 टन सोना है, 30,000 टन सोना है। सेंट्रल बैंक्स के पास भी है, ज्वेलर्स के पास भी है, लेकिन सोना आइडल पड़ा है। गवर्नमेंट इसे चैनलाइज करना चाह रही है। तो अब क्या है कि हमारे पास सोना है, इसमें अभी ज्वेलर्स वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, 1000 ग्राम की है। और यहाँ पे है कि आपका जो फिज़िकल सोना है, इसे ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट करेंगे और वो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ETF जैसे ट्रेड होता है वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं इसको NSE पे गोल्ड के वैल्यू के साथ साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अहम कदम है कि इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है और इससे हमारा फिजिकल गोल्ड जो है वो चैनलाइज होगा। तो जैसे NBFC में गोल्ड जाता है तो एक मूवमेंट आई थी, तो ये मूवमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। और हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि लॉकर से लेज़र की तरफ लाना, फाइनेंशियलाइजेशन करना गोल्ड का। हाँ। तो इट इज़ वन ऑफ द स्टेप कि वो फाइनेंशियलाइजेशन कर रहे हैं, लॉकर से लेज़र की तरफ ला रहे हैं, चाहे वो ज्वेलर्स हो, रिफाइनर्स हो, इंस्टीट्यूशनल्स हो, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली वो इंडिविजुअल्स भी अगर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक टूल हो जाएगा। और आपने SGB की जो सफलता थी वो आपने देखी थी। न्यू ट्रांचेस आना बंद हो गए, वो वजह थी, लेकिन लोगों ने SGB को काफ़ी पॉपुलर किया था। और वो जो 2.5% का इंटरेस्ट रेट था ना, वो तो आइसिंग ऑन द केक कहते हैं कि आपको गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है 2.5% आपको एडिशनल वहाँ पे मिल रहा है। तो SGB की सफलता के बाद कितनी हमें बेनिफिट मिलता था, क्योंकि टैक्स तो बहुत बड़ा पेन फैक्टर है हमारी मार्केट में, बहुत बड़ा। तो टैक्स बेनिफिट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। पर बहुत से ऐसे लोग थे, मुझे लगता है कि वो ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो था वो पॉपुलर होने में थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत से लोग थोड़ा चूक भी गए मुझे लगता है। और जब तक उनको समझ आया कि नहीं, इससे काम की तो कोई स्कीम ही मार्केट में नहीं है गोल्ड की, तो लेकिन तब तक फिर वो बंद हो गई। न्यू ब्रांचेस आने बंद हो गए, अब सेकेंडरी मार्केट में ही है ये सिर्फ। हाँ, और सेकेंडरी मार्केट में लेने का मुझे लगता नहीं है बहुत फायदा है। बहुत फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने लेकिन लिया ना, हाँ, वो कोई भी अर्ली यहाँ पे एग्जिट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि उनका बेनिफिट मतलब कितना है। मेरे ख्याल से इसके प्राइसेस बहुत नीचे की तरफ थे, मुझे देखना, लेकिन मतलब मल्टीपल टाइम्स ये वहाँ से बढ़ा है। 40,000 35,000 वाले रेंज में उस समय गोल्ड था। अभी भी वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, आपका मार्केट से लेकर के, तो क्या आप उन्हें सलाह देती हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? फिलहाल बहुत प्राइसी हो गया सोना। मुझे लग रहा है कि अभी सेकेंडरी मार्केट में लेना इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट मेरे ख्याल से 2033 है क्या, इसके एक्सपायरी वाला जो सबसे लास्ट था? 2033 है। 2033 है। एनीवेज, तो वंदना मैम के हिसाब से आपको मार्केट से अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत प्राइसी गोल्ड हो गया है, इसलिए आप कह रही हैं। हमारे पास अदर टूल्स बहुत अच्छे हैं। हम ETF में जाएंगे, EGR में जाएंगे, अब हम फिजिकल में जाएंगे। फिर हमारे पास गोल्ड 10 है यहाँ पे जिनको डिलीवरी लेनी है। और डेरिवेटिव मार्केट में जो लोग हैं जो वेल रिसर्च यहाँ पे करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं चाहती कि डेरिवेटिव मार्केट में आप रिसर्च के बिना यहाँ पे स्टेप्स ले लें, पोजीशंस ले लें, और क्योंकि लीवरेज ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, उनके लिए ऑप्शंस है यहाँ पे। फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है। फ्यूचर्स तो मैंने बताया, ऑप्शंस है यहाँ पे, मेगा ऑप्शंस है, मिनी ऑप्शंस है। उसके जरिए कम पैसों में हम एक सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे करके चल सकते हैं। मिनी ऑप्शन में कितने कम पैसे में हो सकता है? मेगा ऑप्शंस में हो रहा है उसका आप समझिए कि 1/10 आपको लग रहा है।
बहुत कम पैसे में हो रहा है। लेकिन यही चीज़ है कि ऑप्शन बहुत ट्रिकी टूल है। हम कुछ क्या ग्राम में समझ सकते हैं कि कितने ग्राम में, मिनी में कितने में हो रहा है और मेगा वो में कितने 10 में? ग्राम 100 ग्राम वाला उनका रहता है, मेगा में 1 केजी का रहता है और मिनी में आपको 100 ग्राम का आ जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि टूल्स यहाँ पे बहुत मतलब ऑप्शन के आने से उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बहुत बढ़ी है। और जो लोग इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करते थे वो वेल वर्स्ड है, उन्हें पता है, सिर्फ उन्हें यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत थी। तो मेरे ख्याल से वो टूल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया है, जिसमें जो जान रहे हैं, जो जानकार हैं, वो यहाँ पे करें। और मैं कहूँगी कि जब भी आप अगर डेरिवेटिव मार्केट में आते, खासकर वो वेल रिसर्च स्ट्रैटेजीज पे ही काम करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कहे सुने पे कर लेते, फिर बोलते कि ये तो सट्टा था, ये तो सट्टा था और यहाँ पे हमने अपने पैसे गंवाए हैं। Right. लेकिन जिन्होंने यहाँ पे वेल रिसर्च मतलब कि स्ट्रैटेजीज के साथ निवेश किया है, एंट्री सही समय पे ली है, एग्जिट डिसिप्लिन वे में किया है, उन लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया है। वेल रिसर्च होने के लिए क्या करना है मैं वो भी समझना चाहती हूँ। सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। वैसे वंदना मैम का मैं आपको बता दूँ 21 ईयर से वो रिसर्च भी कर रही है, बता भी रही हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आप उनके देखते हैं। तो 21 साल का अनुभव है उनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमोडिटी मार्केट का, राइट? बिल्कुल 2005 से आपने स्टार्ट किया था, 2005 से। हमने पिछले पॉडकास्ट में इनफैक्ट चर्चा भी की थी। तो ऐसे लोग कैसे फिर आपसे जुड़ सकते हैं? अगर मेरे पास बहुत वक्त नहीं है रिसर्च का, कैसे किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ों में है कि जिसमें मेरा नहीं है। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जाऊँ तो मैं ऐसे लोगों से पूछूंगी कि आप मुझे बढ़िया मोबाइल बताओ, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ. तो जैसे अब कमोडिटी की बात होती है तो मैं बोलती हूँ कि आप वेल रिसर्च लोगों को, जो NISM सर्टिफाइड है, सेबी रजिस्टर्ड है, पहले तो आप वो चीज़ देखें। क्योंकि बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएंगे जानकार जो कि आपको बता रहे हैं, लेकिन वो NISM सर्टिफाइड नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो सेबी रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए। अब जैसे मैं SMC में हूँ तो ये सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, हम लोग NISM सर्टिफाइड है। और दूसरी चीज़ है कि टीम में जितने भी मेंबर्स हो वो सारे NISM सर्टिफाइड हो और वेल एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे टीम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, टेक्निकल है, फंडामेंटल्स हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हम रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं। जो कि आपको, जैसे ये मार्केट बहुत बड़ी है, ये 9 बजे से शुरू होती है, 11:50 तक ख़त्म होती है। हाँ, वेरी तो ट्रू। पेन ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये भी ना 3:30 बजे ख़त्म हो जाए। इसका एक राइट। गेन है। अच्छा। जैसे कि एक ट्रेड हमें मिल गया मॉर्निंग में जब चाइना ओपन होता है, हाँ। वो वॉलेटिलिटी हमें मिली। LME ओपन हुआ तो 1:30 बजे की वॉलेटिलिटी हमें मिली। और जब 6 बजे यहाँ पे US मिलता है तो वो वॉलेटिलिटी हमें मिली। अच्छा, एक चीज़ है, आप तो तारीफ ही करेंगी मैम, ये तो मैं भी 7 दिन काम करने की भी कोई तारीफ कर सकता है। नहीं, लेकिन नहीं, 6 वो डे नहीं है। वर्किंग ही होना चाहिए, 5 डे वर्किंग है तो और अच्छा है। बिल्कुल। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे करते हैं, अब उसकी भी कोई तारीफ कर सकता है? करने वाला कर सकता सकता है, है। मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ। अब जी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो वॉलेटिलिटी आती है तो हम लोग इवेंट बेस्ड कॉल देते हैं। कोई डेटा आ गया, वहाँ पे कमोडिटीज़ पे बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए मैं सोचूंगी, कहूँगी कि जिनको यहाँ पे ट्रेड करना है, सबसे पहले वो जंप ना करें, तुरंत ट्रेड ना करें। हमारा कम्युनिटी चैनल है, प्रीमियम चैनल है, कमोडिटी मंत्रा बाय SMC है। उसमें आपको 8:30 से लेके रात के 11:30 तक आपको पूरी तरीके से बताया जाता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, न्यूज़, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक रिलीजेज आए हैं, उसका इम्पैक्ट किस कमोडिटी पे क्या होगा। अगर किसी कमोडिटी पे सपोज कि कोई GDP डेटा आ गया और वो ख़राब आया तो गोल्ड प्राइसेस अपसाइड मूव होते हैं। तो हम वहाँ पे इवेंट बेस्ड भी वहाँ पे स्ट्रैटेजीज देते हैं कि वहाँ से एक हमारे मिल जाए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाए। इसमें आपको इंट्राडे से लेके पोजिशनल से लेके फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही टूल में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। पहली एडवाइस ये रहेगी कि आप ये चैनल को ज्वाइन करें। दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि आप यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, आप हफ्ते दिन सिर्फ वहाँ पे उसको वॉच करिए। और जब आपको लग रहा है कि नई चीज़ें सही हैं और मैं बिल्कुल यहाँ पे डिसिप्लिन वे में एंट्री और एग्जिट कर सकता हूँ, तब आप वहाँ पे ट्रेड करिए। तो हड़बड़ी नहीं करनी है और रिसर्च बेस्ड ट्रेड यहाँ पे करना है। तो इससे ये हमारा जो कम्युनिटी चैनल है, प्रीमियम चैनल है, उससे वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे उन्हें 7 से 8 ट्रेड्स मिलते हैं डेली के। सब में नहीं करना, लेकिन जिसमें आप कन्विंस हो रहे हैं वहाँ पे आप ट्रेड करिए। और उसका लिंक मैं डिटेल में दे दूंगी ताकि अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वंदना मैम से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है वंदना मैम, अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से ख़रीदा हुआ सोना बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। अभी हम हर रोज़ खबर सुनते हैं कि चंडीगढ़ की कोई ब्रांच है, बीकानेर की कोई ब्रांच है, साउथ में किसी शहर की कोई ब्रांच है जहाँ पर चोरी हो गई।
जहाँ पर आग लग गई, सोना कहाँ है मिल नहीं रहा है, लूट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम जो बैंक में अपना गोल्ड रख रहे हैं वो कितना सेफ है? और मुझे भी कई बार तो नहीं मालूम है कि मेरे गोल्ड की प्राइस क्या है, क्योंकि कभी किसी को शादी के समय मिला, किसी को दादी जी का कोई गहना मिल गया और वो सारा का सारा गोल्ड रखा हुआ है बैंक में, ना मैं उसकी वैल्यू जानती हूँ। और अगर चोरी हो गया और मैं बैंक को जाकर के बोल रही हूँ कि मेरा 2 करोड़ का सोना रखा था यहाँ लॉकर में, तो ना वो मानने को राजी है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ किया है, और मुझे लग रहा है कि ये सरकार के पास भी ये बात जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे लॉकर के पैसे दे के आ जाते हैं कि हमारा साल का ये है, और बिल्कुल फ्री होके हम घर आते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होना, हमारा सोना सेफ है। सपोज़ मैंने किसी बैंक में 3,000 प्रीमियम पे किया, चार्जेस, लॉकर चार्जेस। अब कई जगह आपको ये नियम है कि अगर इन केस ऑफ थेफ्ट और कुछ भी हो जाए, मतलब आपको कुछ भी हो जाए, तो आप आग लगती है, कुछ भी होता है, यहाँ पे हम कहते हैं ना एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड के केस में क्या होगा कि जो आपने 3,000 दिया यहाँ पे शुल्क, जो भी आपका लग रहा है, उसका 100 गुना 100 टाइम्स ही वो आपको रिफंड करेंगे। मतलब 3 लाख? 3 लाख। अब वो तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। हाँ। अगर आपने वहाँ पे 20 ग्राम भी सोना रखा है, तो उस सोने की वैल्यू अभी आप मान सकते हैं कि 3 लाख है। हाँ। 3 लाख से इनफैक्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे वो बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। अब उसमें सिर्फ आपको 3 लाख मिल रहा है। अगर सोचिए कि अब आपने 3,000 दिया और वहाँ पे किसी का 200 ग्राम रखा है, उसको भी 3 लाख मिलेगा। किसी ने वहाँ पे 5 ग्राम रखा है, उसको भी 3 लाख मिलेगा। माय गॉड। और 5 ग्राम के लिए तो कोई लेता नहीं है लॉकर। नहीं है। ज्यादा तो हम बड़ा अमाउंट जो गोल्ड का रहता है ये उसके लिए लॉजिकल ही नहीं है। अब मैंने सेफ ले लिया, वो इतना बड़ा है, कोई उसमें यहाँ पे 200 ग्राम भी रख सकता है, और कोई सिर्फ 20 ग्राम रख के चला जाए, सबको मिलेंगे कितने? 3 लाख मिलेंगे। This is not मतलब logical. अगर कोई बैंक लॉकर का जो किराया है वो 5,000 दे रहा है तो उसको 5 लाख तक का 5 लाख तक का रिफंड मिलेगा। मिलेगा। किसी का अगर 7,000 है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में ज्यादा है बिल्कुल। और टियर 2 टियर 3 में कम है, बिल्कुल। तो अगर मैं तो नोएडा की भी बात कर लूँ, दिल्ली की भी बात करूँ, तो अगर कोई 7,000 या 10,000 भी दे रहा है तो मात्र 7 लाख और 10 लाख ही बैंक आपको रिफंड करेगा बिल्कुल। आपके सोने की चोरी का। अब यहाँ पे इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे हमने छोटी चीज़ ली, कार। मान लीजिए कार कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ऑन एन एवरेज 20 लाख का कार है, या 15 लाख आप मान के चलो। एक मिडिल क्लास जो है वो हम वैसा लेते हैं, तो उस पर हम कार का इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि क्या हमने अपने ज्वेलरी का इंश्योरेंस किया है, जो करोड़्स में होती हैं। तो बैंक क्यों नहीं सोच रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है? यहाँ पे स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि आप लोग जैसा जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये आवाज़ उठाए तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर सोचेगी फिर से किस पे करना है। क्योंकि अगर हम अपने घर का इंश्योरेंस कर रहे हैं, अगर आप एक वॉशिंग मशीन भी लेने जाओगे ना, तो बोलेगा 3 साल की वारंटी आप एक्सटेंड करवा लीजिए, कुछ भी टूट फूट होगा तो हम करेंगे। अरे अब लोन नहीं मिलता है मैम, मैं आपको बताऊं, आप अगर होम लोन लेने जा रहे हैं, आप अगर पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, आप होम लोन लेने जाएंगे तो वो सीधा आपको क्लॉज दे देंगे कि जब तक अगर आपकी जॉब कल दिन चली गई तो वो 3 मंथ के लिए आप ये लेकर के आओ हमारे पास इंश्योरेंस, और फिर ही उसके बाद हम आपको लोन देंगे। तो बिना इंश्योरेंस के तो लोन नहीं मिल रहा आज की तारीख में। तो ये गोल्ड का, हमारी वैल्यू का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में तो कम से कम अपनी आवाज उठा ही सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का कोई इंश्योरेंस मार्केट में आए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिले, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका सोना रखा होगा बैंक लॉकर में, और आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि साल में आप अपने बैंक लॉकर का जो किराया दे रहे हैं बैंक को, उसका 100 गुना पैसा ही बैंक आपको देगा। किसी भी तरीके के एक्ट ऑफ गॉड वाली कोई स्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, चोरी हो जाए, तो हर परिस्थिति में आपको 100 गुना ही मिलने वाला है। आप चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इसके ऊपर जाए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपकी आवाज शायद हम आगे तक पहुंचा पाएं। और एक चीज़ और इन्हें उठाना होगा। हाँ। अब गोल्ड की वैल्यू यहाँ पे हमारी जब हमने रखा होगा तो 20,000 होगा। अब ये मतलब 1,50,000 हो गया। तो अगर उस समय इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस का मान लीजिए कि 70% आपको दे रहा है, तो 30,000 के हिसाब से मिलेगा, जबकि अभी हमारा सोना 1.5 लाख है। हाँ। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, वैल्यू के साथ सॉरी, कैसे ये इंश्योरेंस हो सकता है, इट्स अ ट्रिकी फैक्टर, मतलब थिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक असेट है जो देश के लिए है। राइट। और हमने अभी तक तो इंश्योरेंस डिक्रीजिंग वैल्यू वाला देखा है। एज अ वुमेन जब हम खरीदते हैं ना, तो बोलते अरे क्या मतलब सोने में तुमने निवेश, हर समय सोना सोना। लेकिन जब कोविड आया, एनबीएफसी में जब लोगों ने प्लेज करा
और हम मतलब हाउ प्राउडली वी आर सेइंग दैट कि हमारे पास 25,000 टन सोना है, जो कि अगर आप पूरी दुनिया के 10 सेंट्रल बैंक्स को भी लाएंगे तो भी उनके पास इतना सोना नहीं है Right. जितना सिर्फ हम यहाँ पे इंडियंस रखे हुए वर्ल्ड हैं। में हम सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट पे ऑब्वियसली चाइना ही है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लें, हाँ, घरों में जो सोना घरों में जो है सोना, उसमें हम वो नंबर वन है। भारतीय महिलाओं के पास इतना ज्यादा है कि कई देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास नहीं मंदिर की है। गिनती तो हमने करी ही नहीं है। हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर आप चले जाएं तो पता चलेगा। लेकिन ये वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जब बैंक का इंश्योरेंस, हम जब कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें तो वो डिक्रीजिंग वैल्यू होती है ना। बिल्कुल। कंपनी को भी मालूम होता है, ठीक है आज तुम्हारी 20 लाख की गाड़ी है, 2 साल के बाद इसकी वैल्यू 16 लाख हो जाएगी, फिर 12 लाख हो जाएगी, फिर 8 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये सोने की बढ़ती हुई वैल्यू वाला जो इंश्योरेंस है, इसकी वाकई ज़रूरत है। वैसे आप क्या जानती हैं कि ऐसा कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है? ऑल्दो मैं जानती हूँ ये वंदना मैम का टॉपिक है नहीं, लेकिन ऐसा कोई इंश्योरेंस मार्केट में है जो पर्सनल मैं अपने लिए ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ? ये मुझे देखना होगा कि गोल्ड के इंश्योरेंस के लिए कंपनी है या नहीं, मतलब और वो है तो वो कितना देख रही हैं। ये पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है, पर्सनल फाइनेंस और का अगर आप topic चाहते है, हैं कि लेकिन इसको ये हम बहुत कवर करें, important है, ये राइट, मतलब इग्नोर करने वाला टॉपिक ये आपके कहने पे इनफैक्ट मेरे ध्यान में भी आया है। तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट करूं, मैं किसी इंश्योरेंस एक्सपर्ट को बुलाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने मेरे लिए आसानी होगी इस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं मैम, और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगले हफ्ते के लिए अगर मैं खासकर समझना चाहूँ, मैं पूरे मई के लिए अगर आपसे समझना चाहूँ कि मई के अंत में, क्योंकि वो चार्ट तो मैंने देख लिया कि मई और जून में बहुत ज़्यादा गोल्ड बढ़ता है नहीं, बावजूद इसके मई के आखिर तक आप सोने को कहाँ जाता हुआ देख रही हैं, आप चांदी को कहाँ जाता देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि पहले सोने में थोड़ी सी करेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे पैनिक नहीं होना, और क्योंकि आयनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फॉल हमारे मार्केट में नहीं आएगा। तो 1,40,000 43,000 का एक बेस बनाएगा सोना पहले, मतलब इसे हम 1,45,000 मान ले, 1,42,000 बोले, एग्जैक्ट बॉटम बहुत मुश्किल होता है बोलना, लेकिन ये एक्यूमुलेट होगा। और यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं तो मुझे लग रहा है कि मई के अंत आते आते हो सकता है कि सोना को हम यहाँ पे, पहला तो हम सिर्फ 1,55,000 लेके चलेंगे, दूसरा हमारा लेवल रहेगा 1,58,000 का। तो 1,45,000 से ये 1,58,000 की तरफ मूव करती हुई यहाँ पे दिख सकती है ये कमोडिटी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी गिरने और बढ़ने की दोनों की होती है, बिल्कुल साइक्लिकल होती है, और इसमें हमें निकलना भी जल्दी होता है और मतलब एंटर भी जल्दी से करना होता है। मुझे लग रहा है चांदी में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि 2,37,000 के करीब एक करेक्शन देखने को मिल सकता है इनिशियली, लेकिन वहाँ पे अगर करेक्शन पे हम बाय करते हैं ना, तो मई एंड तक मुझे लग रहा है कि चांदी जो है वो 2,62,000 से 65,000 तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि चांदी तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं रही हैं तो चांदी कैसे बढ़ सकती है? चांदी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अगर सिर्फ एक महीने का अगर मैं मार्च का डेटा लूँ, तो चाहे टाटा हो या हुंडई हो, इनकी ईवीज़ की जो बुकिंग है सिर्फ इंडिया में 28% बढ़ी है। ईवीज़ का मतलब है कॉपर, राइट, यहाँ पे चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, चांदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंप करेगी। तो थोड़ा 2,37,000 मिले, 2,40,000 मिले, आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक आ सकता है, 2,35,000 तक भी मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन अगर अपसाइड आएगा तो क्विकली ये 2,65,000 तक जा सकती है कमोडिटी। और सोना जब $8,000 पर पहुंचेगा तो चांदी उस समय कहाँ जा चुकी होगी? चांदी का डिपेंड करता है, ये जब इंडस्ट्रियल कमोडिटी होती है, सब्स्टिट्यूट आ गए तब तो ये एक रेंज में चली जाएगी कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट नहीं आए तो मुझे लग रहा है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और मुझे लग रहा है कि सोना अगर 8 लाख होगा, और जिस तरीके से इस वॉर के बाद अब रिन्यूएबल्स पे और ईवीज़ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, कितनी जल्दी हम शिफ्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स फ्रांस ने रीओपन करने की बात करी है कि वो न्यूक्लियर प्लांट्स जो उनके बंद थे उसने रीओपन करा। सारी चीज़ों में अब यहाँ पे ईवीज़ की बात हो रही है, सोलार की बात हो रही है फिर से। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से चांदी को कम से कम आपको 10 लाख 12 लाख मान के चलना होगा। अभी ये सुपरफिशियल डेटा लगेगा, लेकिन जब चांदी $30 की थी तो $120 ये एक साल में आई है। वेरी ट्रू। और जब $30 की थी और किसी ने कहा होगा कि $120 आ जाएगा तो लोग बोले होंगे, हंस रहे होंगे। राइट। तो अभी जब यहाँ पे $70 है, लोग बोलते कि $35 आ जाएगी, तो मैं बोलती $60-62 पैनिक सिचुएशन में आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि $35 $30 चांदी दोबारा यहाँ पे
जाने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये हायर हाईज हायर लोज ही बनाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम 5 साल का व्यू लेके चले, आपको 10 लाख की चांदी मिलेगी। क्या आगे आने वाले समय में आप ये देख रही हैं, जो हमने पीछे भी देखा था कि चांदी आउट परफॉर्म कर रही थी, आपको लगता है कि आने वाले समय में भी सोने से ज़्यादा चांदी रिटर्न देती हुई दिखाई देगी? इसके गोल्ड सिल्वर रेशियो को ना, ये टूल है, इस टूल को बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना जब हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के रेशियो को देखना चाहिए और कैसा ये परफॉर्म करने वाला है। अब ये रेशियो क्या है? गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि चार्ट पे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। अब ये चार्ट आपको यहाँ पे आ गया होगा, ये मैंने लगाया मंथली, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। जब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अब चांदी देखिए, ये वाला काफ़ी ऊपर की तरफ ये रेंज गया था। ये जब रेंज ऊपर गया था तो 100 से ऊपर ये रेशियो चला गया था, यानी कि ये जो टाइम था, इस टाइम में आपको गोल्ड बढ़ा था। अगर आप याद करो, पहले गोल्ड बढ़ा था, इसके बाद चांदी बढ़ी थी। अगर हम उसके चार्ट को याद करें 2024 से लेके 25 तक, तो यहाँ पे गोल्ड चांदी को आउट परफॉर्म कर रही थी। लेकिन ये वो वाला टाइम है जब चांदी ने 70,000 से 4,20,000 का लेवल देखा था। और ये रेशियो इंप्रूव होके कहाँ पे आ गया है? 40 तक आ गया है। अगेन हम यहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं? 60 वाले रेंज में बैठे हैं। और हमारा हिस्टोरिकल एवरेज पता है क्या है? 30:1। अच्छा, 30:1। तो अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे जा रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? अभी ये 60 के करीब है। ओके, अभी ये 60 के करीब है। जब आप यहाँ पे जाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे 70 आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये आपको चांदी का रेशियो देखिए यहाँ पे कितना है, 32। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, 11 की है, 2011 की है। हाँ तो अल्टीमेटली ये रेशियो को आना चाहिए, पहले तो ये 40 ही आएगा, और 40 के बाद हम यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे तो ये रेशियो फिर से आपको 30-35 के करीब मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मुझे लग रहा है कि चांदी आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगी। ये वाला लेवल तो बहुत जल्दी एक बार ही आना चाहिए, 43:1 वाला। तो फिलहाल जिस तरीके से क्राइसिस सिचुएशन है ना, ये गोल्ड का अपर हैंड होता है। आपको तो पता है कि सेफ हेवन बाइंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खत्म होगी तो चांदी तो प्रेशर में आएगी। थोड़ा टाइम ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको 43:1 आना है, यानी कि चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को। थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग जो दिल की धड़कनें संभाल सकते हैं, वो क्या चांदी में ज़्यादा निवेश करें, बेहतर रहेगा उनके लिए? मैं ये सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि 30-70 का मेरा रेशियो रहता है। आप 70 गोल्ड में रखिए, 30 आप रखिए चांदी में। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ पे रिस्क लेंगे, तो मैं उनसे फिर 50-50 बोलती हूँ। जो हाई रिस्क ट्रेड मतलब टेकिंग होते हैं, उनसे मैं 70-30 रिवर्स कर देती हूँ। लेकिन उसमें एक बोलते हैं ना, क्लॉज होता है हमेशा, एक मतलब टर्म्स होती है कि क्या करना है आपको। वहाँ पे कंडीशंस होती है। वो कंडीशन ये है कि आपको एंटर करना है और आपको यहाँ पे एग्जिट करना है बिल्कुल डिसिप्लिन वे में। क्योंकि जब 4,20,000 चांदी गई थी, तो वहाँ पे मैंने सजेस्ट करा था 3,80,000 से कि आप बाहर निकल लो। अब बाहर निकल जाओ। हाँ, तो जैसे ही 4,90,000 की लोगों ने कहा होगा, देखा आप तो एग्जिट कह रही थी। हाँ, फिर उसके बाद वो और ऊपर बढ़ा, तो उस समय काफ़ी मतलब एंगर भी झेलना पड़ता है। 380 पे मैंने पार्शियल करवाया था। और मैंने बोला था कि कुछ अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप ट्रेल करो स्टॉप लॉस को। अगर आप डेरिवेटिव में हैं और फिजिकल में है, तो मुझे लग रहा था कि एक बार ही 4.5 लाख आएगा। तो नेक्स्ट मैंने हटवाया था 4.20 पे हटवाया था, 4,20,000 पे। लेकिन वो आपको वहाँ पे ग्रीडी ना हो कि आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्विक वहाँ पे अपसाइड मूव आती है ना, हिस्टोरिकल डेटा बताता है, उतना ही क्विक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो चांदी करना है, कमाना है, तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन संभल के ट्रेड करना है। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप म्यूचुअल फंड तो नहीं देखती हैं? नहीं। मैं म्यूचुअल फंड पे राय लूं आपसे, तो वो तो आप नहीं बता पाएंगी। नहीं। तो इसीलिए इस सवाल के लिए आप सबसे बेहतर हैं कि सोने में कितना निवेश होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर आपके हिसाब से। आप 2005 से क्या उसके पहले से ही गोल्ड का आप हिस्टोरिक प्राइस तो आप देखती ही चली आई होंगी। CJR भी आपने मुझे बताया कि 15% आपने मुझे बताया ईयरली आपको गोल्ड 15% दे रहा है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो। अब इस लिहाज से मेरा आपसे ये सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं निवेश कर रही हूँ तो मेरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा सोने में मुझे डालना है?
मैं इस रेशियो को बढ़ाना चाहूँगी एक्चुअली, परसेंटेज को। पहले मेरे से अगर आप सवाल करती, मतलब प्री रशिया यूक्रेन वाला, तो मैं 10% बोलती सिर्फ। अच्छा। इसे मैं 15% करना चाह रही हूँ। जो सोने के बारे में बताता है वो भी 15% बोल रहा है पोर्टफोलियो में लो। नहीं, 15 to 20% तो एटलीस्ट आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। हाँ। अब ये ज़रूरी है, ये परसेंटेज बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप बढ़ा सकते हो तो आप इसे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट की बात करेंगे, खासकर आप देखें तो हमारी जो एशियन इक्विटीज़ हैं वो बिल्कुल रेंज में यहाँ पे हैं, और ये रेंज कंसोलिडेशन में रहेगा। अब इन्फ्लेशन जो इस वॉर से बढ़ा है, आप इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते हैं, आपके पास रूम नहीं है इंटरेस्ट रेट को कम करने का। इनफैक्ट अगर ये बढ़ता रहा तो इंटरेस्ट रेट हाइक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आपने वॉरेन बफे का भी इंटरव्यू देखा होगा, काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे खड़ा है यूएस का मार्केट, और यूएस की मार्केट होती है $43 ट्रिलियन की। तो जब हम वहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि ये एआई स्टॉक्स की वजह से, कंपनीज की वजह से बढ़े हैं, जैसे ही यहाँ पे करेक्शन आता है एआई स्टॉक्स में, वहाँ की मार्केट बड़ी जल्दी गिरेगी। और आप देखेंगे तो वो वेल सपोर्टेड नहीं है फंडामेंटली। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जब करेक्शन आएगा, उसका जो कहते हैं ना कि व्हेन यूएस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, तो वो वाली बात है। जब वहाँ की मार्केट गिरेगी तो हमारे ऊपर प्रेशर तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आना ही आना है, हम ग्लोबलाइज्ड मार्केट में है। वैसे टाइम में जो आप बोल रहे हो ना, ये $8,000 क्यों बोल रहे हैं ड्यूशे बैंक, और ये क्यों बोल रहे हैं, वो टाइम के लिए बोल रहे हैं, वो आने वाले 2 साल को देख रहे हैं। क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी वॉर का आना है। एक वॉर झेल रहा था रशिया यूक्रेन वाला, वहीं से गोल्ड ने बढ़ना शुरू किया है। एक बुल रैली जो आई है ना, रशिया यूक्रेन से आई है ये। फिर वहाँ से आप देखें तो हमने इजराइल और फ़िलिस्तीन का देखा, अब ये तीसरा वॉर हम झेल रहे हैं। तो 3 वॉर के साथ और टेरिफ इशू के साथ, उसे मैं भूलना नहीं चाहिए, ये मतलब इन सब चीज़ों के साथ मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इक्विटी बहुत ज़्यादा यूएस में सस्टेन करेगी। और उसका जब इम्पैक्ट आना शुरू होगा और डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि सबसे तेज़ी से डी डॉलराइजेशन होगा, वेरी ट्रू, उस समय होना ही होना है। ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। जैसे ही ये आएंगे कंफर्ट जोन में, क्योंकि हमें क्रूड चाहिए है, क्रूड के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अभी वो लोग जो बोल रहे थे कि क्रूड का प्रोडक्शन कम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी बैकफुट पे हैं। अब वो किसी भी हाल में क्रूड चाह रहे। यूएस ने बोला कि मुझे ईरान का क्रूड चाहिए। अब समझो ये किस तरीके का, मतलब एक वो है, आप वॉर कर रहे हो और बोल रहे हैं कि हमें क्रूड चाहिए। तो क्रूड एक ऐसी चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसका जब हायर प्राइस है, इसका इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना। इनफैक्ट आपको मार्च का डेटा ने दिखाना शुरू कर दिया, अप्रैल का डेटा आते ही ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे टाइम में गोल्ड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली लेगा। और ये जो हम बोल रहे हैं ना 6,000, 6500, 8,000, ये उस टाइम के लिए है जो अभी हमें लग रहा है कि ये एग्जेजरेटेड लेवल्स हैं। और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं मार्केट से तो एफआईआईज लगातार पैसा निकालते ही जा रहे हैं। अभी नहीं, बीते 2 साल का डेटा यही बता रहा है। लेकिन एफआईआईज गोल्ड से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना, वो तो पूरे वर्ल्ड का ही इस समय लगा हुआ है। तो बाहर से कितना निवेश भारत में हो रहा है, इसका शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन गोल्ड तो उसके चलते डूब जाए, रसातल में चला जाए, खत्म हो जाए, ये कभी हो सकता है नहीं। तभी मैंने कहा डिफॉल्ट रिस्क, मैंने इसलिए बोला। आप सपोज मैंने एक कंपनी में स्मॉल कैप में लगा लिया, मतलब वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई, तो मेरा तो पैसा गया। लेकिन अगर गोल्ड में मैंने 5 ग्राम में भी लगाया तो मेरा पैसा कहीं नहीं जाना, वो रहना ही रहना फिजिकल में मेरा। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं, मैंने पहले आपसे ये इसीलिए पूछा था, जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि 80% तो तुम्हें इक्विटी में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, और जो गोल्ड में निवेश की सलाह दे रहा है अगर वो भी यही कह रहा है कि 20% ही सोने में डालो, तो फिर क्या फायदा? मुझे लग रहा है कि आप इक्विटी में लगाती हैं? सेबी ने इसे क्लियर कर दिया है। हाँ, सेबी ने कहा है म्यूचुअल फंड से कि अब आप 30% गोल्ड सिल्वर में लगा सकते हो। तो सेबी ने ही इसका रेशियो बढ़ा दिया। मीन्स कि एक तो थ्रेशोल्ड उन्होंने बना दिया कि 30% रखना चाहिए। हाँ। अब वो डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं कि 30% तुम मैंडेटरी है रखो। हाँ, वो वैसा नहीं कर सकते, ये तो फंड मैनेजर तय करेगा। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेबी ने ही बता दिया कि 30% आपको गोल्ड सिल्वर में रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इट्स टाइम ऑफ फिजिकल मेटल। अब मैं क्यों बोलूँगी कि फिजिकल मेटल में आप 30% ही यहाँ पे जाइए, क्यों बोलूँगी? क्योंकि अब आप सिल्वर की बात ले रहे हैं तो वो क्रिटिकल मिनरल्स भी है, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी है, आप उसकी ज्वेलरी भी कर रहे हो, फैब्रिकेशन भी कर रहे हो, तो इनका रोल बढ़ गया।
अब 10 साल पहले तो इसे एमिनेशन में यूज़ ही नहीं कर रहे थे सिल्वर को बहुत ज़्यादा। राइट। ये फोटोवोल्टाइक में भी यूज़ हो रहा है, ये आर्म्स बनाने में भी यूज़ हो रहा है। अब ट्रम्प ने कहा कि हमारे 13 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो रहने चाहिए, क्योंकि हमें हथियार चाहिए, और हथियार अभी जितना चाहिए उतना मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर के समय में ही इसकी डिमांड रही होगी, क्योंकि Right. इतने बड़े लेवल पे हम कभी भी वॉर में आए नहीं थे। और अब जो अमेरिका का पूरा स्टॉक खाली हो गया है, जो उनका बिल्कुल। डब्बा खत्म हो गया है, वो अब बिल्कुल। वापस उनको भरना भी होगा। तभी उसमें आया। बारूद उनको फिर चाहिए, उनको फिर से सारे हथियार चाहिए, और फिर वो चाहिए तो फिर सोना चांदी तो चाहिए। सोना भी बहुत मतलब बहुत माइनर यूज होता है, बट सिल्वर तो ह्यूज चाहिए फिर उसके बाद। आप देखो ना, यूएस ने जब बोला कि हम सिल्वर की एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके 3 दिन बाद चाइना ने बोल दिया था कि हम सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास बात है? इंडिया ने 1/4 सिल्वर को ले लिया 2025 में, तो 1/4 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन वो हमने अपने पास ले लिया। तो ऐसी क्या खास बात है? अगर ये डेरिवेटिव मार्केट में गिर रहा है, गिरने दीजिए, आप फिजिकल में लीजिए, डेरिवेटिव में आप गिरने दीजिए, आप फिजिकल में लीजिए, क्योंकि 2025 का ये डिकपल ट्रेंड था कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वो फिजिकल मार्केट से डिकपल हुई थी। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेटेड भी थी यूएस की मार्केट। वो चाह रहे थे कि सिल्वर का रेट मतलब लोअर साइड में ही रहे, जबकि चाइना भी $10 के प्रीमियम पे है। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है ही नहीं वो प्रीमियम पे खरीदे। राइट। कुछ तो बात है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ पे पीछे, मतलब क्योंकि वो लॉजिकली बहुत स्टडी करके स्टेप्स को लेते कि कहाँ हमें निवेश करना है। वेरी ट्रू। और वो सारा जो लॉजिक है वो आज के पॉडकास्ट में हमें भी वंदना मैम से मिला ही है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत डिटेल में हमें सारी चीज़ें समझाई हैं। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि मेरे व्यूवर ने जो भी सीखा है वो आगे उसके ऊपर काम भी करेंगे। जो आज का आपका टेक अवे है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि शहर से बैठ करके आप पॉडकास्ट ये देख रहे हैं, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा वंदना मैम, क्योंकि देखिए आज हमारी मई की शुरुआत में बात हो रही है, मई के आखिर में सोना चांदी कहाँ तक जाएगा वो मैंने आपसे पूछ लिया। अब जून में क्या होगा गोल्ड एंड सिल्वर का, उसके लिए फिर से हम मुलाकात करेंगे आपसे जून 2026 में। पर अभी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बुलाने के लिए और सबसे जोड़ने के लिए, क्योंकि इनसे जुड़ के हमें भी पता चलता है कि वो किस चीज़ में कर रहे हैं, उन्हें क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और सोने चांदी में वो कितने एक्टिव हैं अभी। राइट। और जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैं वंदना मैम से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, वो डिटेल देने वाली हूं। तो अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और उस डिटेल को चेक कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। आगे आप किस विषय के ऊपर देखना चाहते हैं पॉडकास्ट, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। गोल्ड एंड सिल्वर रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।